और मैं हूं आपके साथ अर्पिता आर्या। लद्दाख में भारत के हाथों मिली हार की बौखलाहट दूर करने के लिए अब चीन ने एक नया पैंतरा चला है। शी जिनपिंग ने अब भारतीयों का अपहरण करने की चाल चली है। पिछले 199 दिन से चीन के एक बंदरगाह पर 2 भारतीय मालवाहक जहाज बंधक बनकर खड़े हैं। नाविकों को न तो जहाज से उतरने दिया जा रहा है और न ही लंगर डालने की इजाजत मिल रही है। हैरानी की बात तो यह भी है कि चीन जिस कानून की आड़ लेकर अड़ंगा लगा रहा है वो भी सरासर गलत है, क्योंकि नाविकों के सभी कागजात पूरे हैं। कोई नहीं है जेल में, तो कम से कम जेल वाला अच्छा है हमारा से। यहाँ पे एक एक दिन बिताना बहुत मुश्किल हो गया है। बस हम लोग को यहाँ से निकलना है, एक जेल की लाइफ जी रहे हैं। बंदरगाहों पर बंधक भारतीय नाविक, चीन के पास फंसा भारतीय जहाज। 1500 नाविक फंसे हैं चीन के पास। चीन का परेशान करने वाला रवैया। 2 जहाजों में फंसे हैं 39 भारतीय। कि हम लोग को जल्द से जल्द हमारा रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करें और हम लोग को जल्द से जल्द घर भेजें। हम लोग बहुत प्रॉब्लम में। समंदर की लहरों पर सवार होने वाले जहाज और उसके क्रू को समंदर में उठने वाली तूफानों का तो अंदाजा होता है, लेकिन इस बात की खबर किसी को नहीं होती कि उनकी कश्ती किनारे पर आकर अटक भी सकती है, और वो भी किसी ऐसे मुल्क के पास जिसका रवैया ही बदले का रहता है। यहाँ पे हम लोग एक हाईजैक सिचुएशन में आ गए हैं, जहाँ पे चाइनीज अथॉरिटीज ने हमें हाईजैक करके रखा हुआ है। ठीक ऐसा ही कुछ किस्सा सामने आया है चीन के समंदर से, क्योंकि गलवान वैली में भारत से मार खा चुके चीन ने समंदर में बेकसूर भारतीय नागरिकों को मालवाहक जहाज समेत करीब करीब बंधक बना दिया है। भारत का मालवाहक जहाज और हजारों भारतीय नागरिकों के साथ साथ चालक दल के सदस्य चीन के बंदरगाहों पर पिछले 199 दिनों से बंधक बनकर रह गए हैं। मालवाहक पोत एमवी जग आनंद चीन के हुबई प्रांत के जिंगतांग बंदरगाह के पास 13 जून से खड़ा है। इन जहाज पर सवार लोगों को ना तो जहाज से उतरने दिया जा रहा है और ना ही उन्हें कहीं जाने दिया जा रहा है। महीनों से फंसे भारतीय जहाज का चालक दल लगातार गुहार लगा रहा है, मगर अभी तक कहीं से भी राहत नहीं मिल सकी। So we have been in touch with the crew of Jaganand. There the status, considering that they are there for 15-16 months, obviously the mental state is not ideal. It depends on how accommodative the Chinese are, or when the ship is allowed to discharge the cargo. चीन के पास फंसे मालवाहक जहाजों को माल उतारने की अनुमति नहीं दी जा रही है। खबर यही मिली है कि ये सब कुछ भारतीय जहाज या जिस जहाज पर भारतीय फंसे हैं केवल उन्हीं के साथ ऐसा हो रहा है, जबकि वहां फंसे दूसरे जहाजों ने अपना माल उतार दिया है। चीन के जल क्षेत्र में 2 पोत खड़े हैं। इन पर चालक दल के 39 भारतीय सदस्य सवार हैं। मालवाहक पोत एमवी जग आनंद चीन के हुबई प्रांत के जिंगतांग बंदरगाह के पास 13 जून से खड़ा है, जिस पर 23 भारतीय नाविक हैं, जबकि एक दूसरा मालवाहक जहाज एमवी अनस्तासिया चीन के काओ फिदियान बंदरगाह के पास माल उतारने के इंतजार में 20 सितंबर से खड़ा है, और इस जहाज पर चालक दल के रूप में 16 भारतीय सवार हैं। ये डिप्लोमेटिक बातचीत चल रही है, सफलता से चल रही है, और जो हमारे सी फेरर है वो नजदीक के दिनों में इंडिया वापस आ जाएंगे। भारत का विदेश मंत्रालय लगातार चीन के समंदर में फंसे भारतीय नागरिकों को बचाने के लिए चीन के अधिकारियों से संपर्क में है, हालांकि अभी तक बात नहीं बन सकी। They are waiting for discharge of cargo. Our embassy is in touch with Chinese authorities in this matter. The Chinese authorities have conveyed to us that due to COVID-19 restrictions placed by local authorities, the crew change is not permitted from these ports. भारत के विदेश मंत्रालय का कहना है कि बीजिंग में भारतीय दूतावास चीन के प्रांतीय और केंद्रीय अधिकारियों के संपर्क में है और मालवाहक जहाज को लंगर डालने या चालक दल को बदलने की अनुमति देने का बराबर आग्रह किया जा रहा है, लेकिन इतना वक्त गुजर जाने के बाद भी अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। इसी बीच चीन ने सफाई दी है कि उसके बंदरगाहों पर फंसे 2 पोतों पर सवार भारतीय चालक दल की हालत और भारत के साथ उसके तनावपूर्ण रिश्तों के बीच कोई संबंध नहीं है। इसका क्या कारण है कि
चीन इस तरह से व्यवहार कर रहा है। मेरी अपनी सोच है कि चीन सिर्फ दबाव की राजनीति कर रहा है ताकि हिंदुस्तान नेगोशिएटिंग टेबल पे आके लद्दाख के परिप्रेक्ष्य में जो पैंगोंग त्सो के दक्षिणी दिशा में हमने माउंटेन टॉप्स ऑक्यूपाई कर रखा है, जो चीन के लिए एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है, इसी पे वो बार्गेन करना चाहता है और सिर्फ ये दबाव की राजनीति है कि हमारे मर्चेंट शिप पे इस तरह से दबाव डाला जा रहा है। चीन के विदेश मंत्रालय का कहना है कि आइसोलेशन के कदमों को लेकर चीन का स्पष्ट रुख है। इस मामले में चीन भारतीय पक्ष के लगातार संपर्क में है, उनके आग्रह का जवाब दे रहा है और जरूरी मदद भी मुहैया करवा रहा है। जबकि भारतीय विदेश विभाग को अब अपने चालक दल के सदस्यों की खराब होती हालत का भी अंदाजा होने लगा है, क्योंकि जहाज से जो खबरें सामने आई हैं वो बेहद डरावनी। दरअसल हुआ ये कि ऑस्ट्रेलिया से कोयला लेकर चले जहाज चीन के पास समंदर में पिछले 13 महीनों से फंसे हुए हैं। इस बीच कोरोना महामारी फैल गई, जिसकी वजह से सब कुछ जहां का तहां रुक गया। इसी बीच एमवी अनास्तासिया जहाज पर तैनात एक भारतीय की पत्नी और 2 बच्चों के कोरोना से बीमार होने की खबर आई। 47 साल का वो चालक दल का सदस्य जब जहाज से घर जाने की इजाजत मांगने लगा तो उसे भी इजाजत देने से मना कर दिया गया। गुस्से से बौखलाकर उसने अपनी कलाई की नस काटकर आत्महत्या करने की कोशिश की। गनीमत ये रही कि वक्त रहते उसे बचा लिया गया। खबर यही मिली है कि चीन के पास बंदरगाहों पर करीब 74 मालवाहक जहाजों में 1500 से ज्यादा नाविक फंसे हुए हैं, जिनमें ज्यादातर भारतीय हैं और इनमें से ज्यादातर ऑस्ट्रेलिया से माल लाद कर रवाना हुए थे। I would request to the Indian government as well as the Chinese government, please show some mercy on us. Please, we haven't made any mistake. We are just doing our jobs. Crew has completed 18 months here. We are physically and mentally exhausted. शिपिंग कंपनी के आला अफसरों की बात पर यकीन किया जाए तो कंपनी चीन की हर बात मानने को तैयार है और यहां तक कि तय रकम से भी ज्यादा खर्च करने को तैयार है। So we have been in touch with the crew of Jaganan. There the status, considering that they are there for 15-16 months, obviously the mental state is not ideal. It depends on how accommodative the Chinese are, or when the ship is allowed to discharge the cargo. बताते चलें कि आमतौर पर चीन इमिग्रेशन की कुछ खास शर्तों के साथ ही ऐसे मालवाहक जहाजों के चालक दल को बदलने की इजाजत देता है। चीन के विदेश विभाग के प्रवक्ता का दावा है कि बंदरगाह में फंसे ज्यादातर जहाजों के चालक दल के पास मौजूद दस्तावेजों में चालक दल परिवर्तन के लिए जिंगतांग बंदरगाह का नाम सूची में नहीं है। लेकिन विदेश विभाग ने काओ फिदियान बंदरगाह पर चालक दल के 16 भारतीय सदस्यों के बारे में कोई जिक्र नहीं किया। मालवाहक जहाजों में फंसे भारतीयों के पास वाजिब वीजा भी है। बावजूद इसके चीन पिछले 146 दिनों से कायदे और कानून के जंजाल में फंसाकर उन्हें परेशान कर रहा है। लेकिन शायद वो ये भूल गया है कि जैसे को तैसा ही मिलता है। फिलहाल तो भारत की पहली जरूरत अपने फंसे हुए नाविकों को इस मुसीबत से बाहर निकालने की। लद्दाख की गलवान घाटी हो या फिर गहरा समंदर, चीन अपनी शातिर चालों से कभी बाज नहीं आने वाला। ये बात भारत की फौज के आला अफसर अच्छी तरह समझते हैं। तभी तो भारतीय वायुसेना के प्रमुख ने चीन को चेतावनी देते हुए आगाह किया कि एलएसी पर अपनी हरकतों से बाज आ जाए, नहीं तो पछताने तक का मौका नहीं मिलेगा। उधर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी चीन को ये चेतावनी दी है कि वो भारत को कमजोर समझने की भूल ना करे। चीन को कड़ी चेतावनी। एयर चीफ मार्शल ने चेताया। रक्षा मंत्री ने दिखाई लाल आंख। भारत और चीन के बीच पिछले करीब 8 महीनों से तनाव की स्थिति बनी हुई है। तमाम बातचीत के बाद भी हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। लाख कोशिशों के बावजूद चीन सीमा पर अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा, फिर चाहे सैनिकों की तैनाती हो या फिर पैंगोंग त्सो झील पर चीन की नौकाओं की ज्यादती। लिहाजा चीन के खतरनाक रुख को देखते हुए अब भारतीय वायुसेना के एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया ने चेतावनी का रुख अख्तियार किया है। Understand what they have done. Yes, they have
deployed heavily in terms of support of the army. Army deployments, you are aware, a lot of it has come out already in the media in terms of numbers, and Air Force in terms of frontier Air Force, they had deployed fully and have a large presence in the second tier, and a large presence of radars and surface-to-air missiles and surface-to-surface missiles in the reckonable area. So their deployment has been very strong. What action we have taken every action that we are required to take and cater to such situation, and be sure that we will handle it. भारतीय वायुसेना के प्रमुख RKS भदौरिया के साथ साथ भारत के रक्षा मंत्री ने भी लाल आंख दिखाते हुए अल्टीमेटम के लहजे में चीन को चेताया है। यदि कोई देश विस्तारवादी है, एक्सपेंशनिस्ट है और भारत के भूमि पर कब्जा करने की कोई कोशिश करता है, तो कि टुकड़े को हड़पने की कोशिश करता है, तो भारत के अंदर वह ताकत है, भारत के अंदर वह कुवत है कि किसी भी सूरत में अपनी जमीन को किसी दूसरे देश के हाथ में नहीं जाने देगा, चाहे दुनिया का कोई भी देश। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग अभी तक जून के महीने में गलवान घाटी में भारतीय फौज से मिली हार के बाद से तिलमिला रहे हैं और रह रहकर कोई न कोई ऐसी हरकत कर ही देते हैं जिससे भारतीय फौज और भारत के आला अफसर सभी चौकन्ने होकर तैनात हो जाते हैं। शी जिनपिंग ये भी अच्छी तरह से जानते हैं कि हिंदुस्तान की थल सेना हो या फिर वायु सेना, उनके पास इनसे मुकाबले का दमखम बिल्कुल भी नहीं है। आमतौर पर खुलकर चेतावनी देने से बचते रहने वाले भारतीय एयरफोर्स के प्रमुख RKS भदौरिया ने जब एक कार्यक्रम के दौरान चीन को चेतावनी दी तो सभी चौंक गए, क्योंकि उन्होंने जो कुछ भी कहा वो वाकई हैरत में डालने वाला था। दिसंबर को एक कार्यक्रम के दौरान एयरफोर्स चीफ ने उन तमाम खबरों पर मुहर लगा दी है जिनमें कहा जा रहा था कि चीन सीमा पर लगातार अपनी ताकत बढ़ाने में लगा है। भदौरिया ने कहा कि LAC पर चीन ने भारी संख्या में अपने सैनिक तैनात किए हैं। उनके पास भारी मात्रा में रडार, सतह से हवा में और सतह से सतह में मार करने वाली खतरनाक मिसाइलें मौजूद हैं। LAC पर चीन के सैनिक और उनकी तैयारी की लगातार मजबूत होती स्थिति ने भारतीय एयरफोर्स को भी पूरी तरह से मुस्तैद कर दिया है। इस बात का सूचक है कि हम लोग पूरी तरह से अलर्ट मोड में हैं। हम लोग तीनों सेनाएं पूरी तरह से अलर्ट मोड में हैं। तीनों सेनाएं समझती हैं कि यदि स्थिति में बिगड़ाव आता है, स्थिति भड़कती है, स्थिति खराब होती है, तो क्या हम चीन को सबक सिखाने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। एयरफोर्स चीफ भदौरिया ने यह भी साफ कर दिया कि चीन पाकिस्तान को मोहरा बनाकर सीमा पर अपनी स्थिति मजबूत करना चाहता है, लेकिन भारत को ऐसे किसी भी दुस्साहस का मुकाबला करने के लिए अपनी क्षमताओं को बनाए रखने की जरूरत है। इस दौरान एयरफोर्स चीफ ने कहा कि पाकिस्तान को मोहरा बनाकर चीन तकनीकी युद्ध की तरफ बढ़ता दिख रहा है। चीन को लगातार छोटे देशों और अलगाववादियों से ड्रोन और ऐसी ही तकनीक कम लागत में मिल रही है। भदौरिया ने ड्रोन टेक्नोलॉजी और मानव रहित विमानों को आधुनिक युद्ध का अहम हिस्सा बताया। इसमें कोई शक ही नहीं है कि नाजायज हरकत है। ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो कानून है इंटरनेशनल ट्रेड का, उसका एकदम ये उल्लंघन है और ये अमानवीय तरीका है कि जो हमारे शिप्स में दवाई की कमी हो रही है और दवाई की रिप्लेनिशमेंट की ज़रूरत है, उसको चीन मौका नहीं दे रहा है। ये तो ह्यूमन राइट्स इशू है और मेरा ख्याल है इस मुद्दे को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, यूनाइटेड नेशंस में उठाना चाहिए हम लोग को। LAC पर चीन की बढ़ती हरकतों को देखते हुए भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को भी अपनी आंखें लाल करनी पड़ी। आमतौर पर शांत रहने वाले राजनाथ सिंह चीन के रवैये को लेकर बेहद सख्त नजर आए। अपनी सेना के ऊपर पूरा विश्वास है कि जहाँ संयम की आवश्यकता होती है वह संयम का परिचय देते हैं, जहाँ शौर्य की आवश्यकता होती है शौर्य और पराक्रम का भी परिचय देते हैं। इनके ऊपर पूरा हम सबको विश्वास है, इसलिए किसी का हाथ बांधने का प्रश्न ही नहीं खड़ा होता। ये बात तो दुनिया जान चुकी है कि भारत कभी भी किसी भी तरह के युद्ध की शुरुआत नहीं करता, लेकिन अगर कोई उसे उसकी जमीन पर आकर ललकारने की जुर्रत करता है तो इसका हर्जाना उसे भुगतना ही पड़ता है। हाल ही में पाकिस्तान और चीन ये देख भी चुके हैं।
सरकार और आंदोलन कर रहे किसानों के बीच 7वीं बार बातचीत पूरी हो गई है। उम्मीद है कि अगले साल यानी 2021 में इस समस्या का समाधान निकल जाएगा। 14 जनवरी को होने वाली अगली बैठक के बाद आंदोलन खत्म हो जाएगा, लेकिन संवाद से समाधान निकालने की इस कोशिश में कुछ लोग अड़चन पैदा करने में लगे हैं। पंजाब में मोबाइल टावर बंद करने का सिलसिला जारी है। आम जनता की परेशानियों को नजरअंदाज कर एजेंडाधारियों ने स्वदेशी टेलीकॉम कंपनियों को निशाना बनाया है। जानकारों का मानना है कि आंदोलन में अराजकता के बहाने आत्मनिर्भर भारत के इरादों को चोट पहुंचाने की ये कोशिश चीन के इशारों पर हो रही है। राजनीतिक और आर्थिक रूप से भारत के हाथों पटखनी खाने के बाद चीन किसान आंदोलन में हिंसा के जरिए भारत की अर्थव्यवस्था पर वार करना चाहता है। बच्चों की जो स्टडी होती है जी, उसमें 99.9% दिक्कत है जी। एजुकेशन डिपार्टमेंट है, जो एजुकेशन बच्चे कर रहे हैं, घर पे कर रहे हैं, वो एजुकेशन नहीं हो पा रही है, प्रॉपर नेटवर्क का इशू आ रहा है। आंदोलन में उत्पात का सच। अपने ही मोबाइल, चाइनीज मोबाइल को तो कोई तोड़ नहीं रहा। हुड़दंग में चीन की साजिश। जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जमाने की बातें में लोग अपने आप को भ्रमित कर रहे हैं, वो बिल्कुल गलत है। संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले लोग नहीं है। पंजाब में जहां भी या और कहीं कोई इस प्रकार की मंशा पर रखता हो, हमारा अनुरोध है कि राष्ट्रीयता की भावना को लाएं। दुश्मन प्रस्त ताकतें, जिनमें कि वामपंथी और कांग्रेसी शामिल हैं, उन्होंने इस पूरे आंदोलन को हाईजैक कर लिया है चीन की तरफ से, या चीन उनके जरिए अपना उल्लू साध रहा है। दुश्मन चीन का एजेंट कौन? संवाद से समाधान निकालने की कोशिशों के बीच पंजाब में उत्पात चरम पर है। किसान आंदोलन को समर्थन देने के नाम पर हुड़दंगी मोबाइल टावर को निशाना बना रहे हैं। आंदोलन को अराजकता की ओर ले जा रहे कुछ लोग स्वदेशी टेलीकॉम कंपनियों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो कयास ये लगाए जा रहे हैं कि ये सब कुछ एक सोची समझी साजिश के तहत हो रहा है। कुछ लोगों को भ्रमजाल में फंसाकर देश विरोधी ताकतें आत्मनिर्भर भारत की कल्पना को साकार होने से रोकना चाहती हैं। मेक इन इंडिया की कामयाबी से चिढ़ी बैठी विदेशी ताकतों के इशारे पर कुछ लोग आंदोलन की आड़ में हिंसा कर भारत के उद्योग जगत को चोट पहुंचाना चाहते हैं। ऐसे में कुछ सवाल हैं जिनके जवाब हम आज तलाशने की कोशिश करेंगे। सवाल ये कि आंदोलन की आड़ में हुड़दंग करने वाले कौन हैं? हुड़दंगियों की आर्थिक मदद कौन कर रहा है? भारत की कृषि अर्थव्यवस्था पर किसकी बुरी नजर है? भारत से सीमा विवाद पर किसको झटका लगा है? आंदोलन से हो रहे नुकसान से किसको फायदा होगा? इन तमाम सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करते ही एक नाम सामने आता है, और वो नाम है चीन का। वही चीन जिसकी व्यापार नीति, जिसके विस्तारवाद, जिसकी आक्रामक रणनीति और जिसकी महत्वाकांक्षाओं को मोदी सरकार ने कुचल दिया है। लद्दाख की गलवान घाटी में चीन की हिंसक झड़पों के बाद भारत सरकार ने चीन और चीनी कंपनियों पर कई तरह के प्रतिबंध लगाए। चीन की कंपनियों को सबसे ज़्यादा संचार और मोबाइल के क्षेत्र में ही प्रतिबंध झेलने पड़े हैं। ऐसे में अगर भारत के भीतरी आंदोलन और हिंसक प्रदर्शन का फायदा चीन को होता है तो इससे भारत की सारी मशक्कत कुंद हो जाएगी। मोदी सरकार ने चीन के सुपर पावर बनने के सपने को चकनाचूर कर दिया है। उद्योग जगत में उसकी हैसियत को चुनौती दी है। तो शायद यही वजह है कि जानकार पंजाब में स्वदेशी टेलीकॉम कंपनियों पर हो रहे हमलों में चीन का हाथ होने की आशंका जता रहे हैं। देश के दुश्मन जो हैं, आज टेलीकॉम टावर को हम तोड़ते हैं। कुछ कंपनियां जो भारतीय या नॉन चाइनीज गुड्स यूज करती हैं,
गवर्नमेंट ने नई पॉलिसी लेके आए जिसके अंदर उन्होंने अलाउ किया, इंश्योर किया कि जो देश के दुश्मन कंट्री हैं उन लोगों का इक्विपमेंट इंडिया में नहीं लगेगा। मगर अनफॉर्चुनेटली जो इक्विपमेंट इंडिया में अब लग रहा है या लगा हुआ था वो उसमें बहुत कुछ चाइनीज़ था, और अगर ये तोड़ा फोड़ी होगी तो कौन सा सामान आएगा? वही आएगा जो अभी तक आ रहा था, क्योंकि इमीडिएटली तो वही मिल पाएगा। अगर ऐसा होता है तो देश की सुरक्षा को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। केंद्र सरकार ने ये वीडियो जारी कर भ्रमजाल में फंसे किसानों और पंजाब के उन लोगों को सावधान करने की कोशिश की है जो विदेशी ताकतों या कहें चीन के बहकावे में आकर स्वदेशी टेलीकॉम कंपनियों को निशाना बना रहे हैं। 50 सेकंड के इस वीडियो से सरकार चीन की साजिशों का पर्दाफाश करना चाहती है, लेकिन अब भी कुछ लोग हैं जो अपने नफे नुकसान की परवाह किए बगैर उन औद्योगिक घरानों की मुखालफत कर रहे हैं जिन्होंने मेक इन इंडिया के नारे को बुलंद करने का काम किया। लिहाजा ऐसे लोगों को इस बात पर भी गौर करना चाहिए कि एसोचैम के मुताबिक सिर्फ किसान आंदोलन की वजह से ही भारतीय अर्थव्यवस्था को रोजाना करीब 3,500 करोड़ का नुकसान हो रहा है। अकेले पंजाब में टोल टैक्स की वसूली में रोजाना 3 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। 1500 से ज्यादा मोबाइल टावर बंद किए जाने की वजह से पंजाब में संचार, शिक्षा और उद्योग जगत को जोरदार झटका लगा है। ये एक बड़ी साजिश है जिसमें हिंदुस्तान जो 11वें पायदान से 5वें पायदान पर आया 6 महीने में, और अगले 3-4 सालों में 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी अचीव करने वाला है, उसको रोकने के लिए, उसको तोड़ने के लिए चाइना जैसे, पाकिस्तान जैसे और काफी एंटी नेशनल एलिमेंट्स जो है हमारे हिंदुस्तान में, उनसे हाथ जोड़कर ये काम कर रहे हैं। अब बात ऐसी कि यहाँ पर काफी किसान है जो बड़े जायज किसान है, जायज उनकी मांगे है, उसका हल निकल सकता है, खुद प्रधानमंत्री उसका हल निकालने वाले हैं, लेकिन उनके आड़ जिस प्रकार से ये असामाजिक तत्व है अपना काम कर रहे हैं उसको हम कंडेम करना चाहिए। हिंदुस्तान के बढ़ते कद, आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ते कदम और आक्रामक रणनीति से चीन पूरी तरह डरा हुआ है। जानकारों का मानना है कि चीन इस कदर बौखलाया हुआ है कि वो किसान आंदोलन में हिंसा के जरिए भारतीय अर्थव्यवस्था को चोट पहुंचाने की फिराक में। चीन भारत को 60 और 70 के दशक की ओर धकेलना चाहता है। चीन भारत की आत्मनिर्भरता को बर्बाद करना चाहता है, और यही वजह है कि पंजाब में कुछ लोग स्वदेशी टेलीकॉम कंपनियों को नुकसान पहुंचाकर चीन के एजेंडे को जमीन पर उतारने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे न केवल भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि और निवेश की संभावनाओं को धक्का लगेगा, बल्कि उद्योगों के लगातार विरोध से पंजाब से उद्योगों के पलायन का खतरा भी बढ़ जाएगा। उसी पंजाब की अर्थनीति बिगड़ जाएगी जिसकी जीडीपी लगातार गोते लगा रही है। साल 2005-06 में पंजाब की आर्थिक विकास दर 5.9% थी, जबकि इस दौरान बिहार की आर्थिक विकास दर 0.9% थी। 2006-07 में पंजाब की आर्थिक विकास दर 10.1% हो गई, जबकि बिहार की इससे कहीं ज्यादा 17.7% रही। 2010-11 में पंजाब की आर्थिक विकास दर 7% रही। तो हैरान करने वाली बात यह है कि इस दौरान बिहार की आर्थिक विकास दर 14.7% दर्ज की गई। यही नहीं, 2011-12 में तो अंतर और बढ़ गया, जिसमें पंजाब का ग्रोथ रेट 5.7% रहा, जबकि बिहार का 13.1%। मतलब साफ है, कृषि पर निर्भर पंजाब आर्थिक विकास की दौड़ में पिछड़ता जा रहा है। लेकिन इस हकीकत को ठेंगा दिखाते हुए कुछ लोग चीन की साजिश को जमीन देने के चक्कर में अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं, अपने ही लोगों को पीछे धकेलने का काम कर रहे हैं, उन स्वदेशी टेलीकॉम कंपनियों को नुकसान पहुंचा रहे हैं जिनसे पंजाब में किसान, छात्र, व्यवसायी सबका हित जुड़ा है। जो लोग बैंक में जा रहे हैं, बैंकों में बैंकिंग का काम नहीं हो रहा, और जो गांव से लोग शहर में आ रहे हैं, कोई काम करवाना, कोई सेक्रेटरी में जा रहा है, कोई दफ्तरों में जा रहे हैं, सब जगह कंप्यूटर से संबंधित काम है और सब बंद हो जाते हैं नेटवर्क के जरिए, जिस करके लोगों को बहुत परेशानी हो रही है। ये हो रहा है जी, ये अपना काम टावरों का, तब से दिक्कत बहुत आ रही है, क्योंकि ज़्यादातर दिक्कत आ रही है बच्चों की जो स्टडी होती है जी, उसमें 99.9% दिक्कत है जी। क्यों? बच्चे की जो स्टडी है वो सब के सब रुक चुकी है जी। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण यानी ट्राई के मुताबिक पंजाब में
3.9 करोड़ लोग मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन विदेशी ताकतों के इशारे पर हुड़दंग करने वाले कुछ चुनिंदा लोगों को शायद इनकी कोई फिक्र नहीं, जिनकी रोजमर्रा की जिंदगी, जिनकी पढ़ाई लिखाई, जिनका व्यापार, जिनका उद्योग, सब कुछ इस हुड़दंग से प्रभावित हो रहा है। यही नहीं, उन किसानों पर भी सवाल उठ रहे हैं जो शांति पूर्वक आंदोलन कर रहे हैं। सरकार से बातचीत के जरिए कृषि सुधार कानूनों के मुद्दे पर समाधान तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। कौन लोग हैं? ये किसान आंदोलन में मोबाइल टावर कहां से आ गया? ये मोबाइल टावर तोड़ना, ये अपने ही देश के लोगों का नुकसान करना, अपने ही मोबाइल, चाइनीज़ मोबाइल को तो कोई तोड़ नहीं रहा। चाइना हमारे यहाँ ऐसी ऐसी हरकत कर रहा है, उसका तो मोबाइल ऐसे ही लोग खरीद ले रहे हैं, और अपने ही मोबाइल टावर को तोड़ देना, उससे जो लोग इमरजेंसी वाले हैं, जिनके यहाँ फ़ोन है, जिनके बच्चों के फ़ोन आते हैं, फ़ोन बंद हो जाना, ये किस तरह की हरकत है? साल भर से जब से यहाँ पे लॉकडाउन चल रहा है, बच्चे आराम के साथ अपने घर बैठे बैठे क्लास कर रहे हैं। आप अगर एक टावर डैमेज कर रहे हैं, इसका मतलब आसपास के कम से कम 20 गांव के बच्चों का आपने नेटवर्क ख़राब कर दिया, वो क्लास नहीं कर पाएंगे। बहुत सारे लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, वो वर्क फ्रॉम होम नहीं कर पाएंगे। अब मजबूरी में या तो कोई दूसरा वो नेटवर्क लें, अपना मोबाइल दोबारा कहीं स्विच ओवर करें। मुझे लगता है ये बहुत गलत है, और ये गतिविधियाँ तो वैसी हो गई जैसे कि कहते नहीं, ये जो दुश्मन देश, कहीं हमको तो ऐसे लगता है कहीं दुश्मन देश इसमें शामिल है। कौन डरा रहा है पंजाब को? आज पंजाब का माल बाहर नहीं जा रहा, बाहर से रॉ मटेरियल नहीं आ रहा। आज पंजाब के व्यापारी को डराया जा रहा है, कॉर्पोरेट बाहर निकाल दो, कॉर्पोरेट घराने बाहर निकाल दो। किसको निकालना चाहते हैं? बीजेपी ही नहीं, उद्योग जगत से जुड़े लोग, वकील, नौकरी पेशा, सब यही सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर मोबाइल टावर को तोड़ने से किसका फायदा होगा? वो कौन लोग हैं जो अपनी पहचान छिपाकर विदेशी ताकतों के हाथ मजबूत कर रहे हैं और स्वदेशी अपनाओं की सोच को आघात पहुंचा रहे हैं? हुड़दंग को जरिया बनाकर स्वदेशी टेलीकॉम कंपनियों को नुकसान पहुंचाने की कोशिशों के बीच केंद्र सरकार संवाद से कृषि सुधार कानून पर मचे बवाल का समाधान तलाशने की कोशिश करती नजर आई। किसानों के साथ सरकार की 7वीं बार हुई बातचीत में कई मुद्दों पर सरकार किसानों की मांग से सहमत नजर आई और सरकार ने किसानों की लगभग 50% मांगे मान भी ली हैं। अब इंतजार 4 जनवरी का है, जब सरकार और किसानों के बीच 8वें दौर की बातचीत होगी, लेकिन 7वें दौर की बातचीत में उम्मीद अब जगी है कि अगले साल तक यह आंदोलन खत्म ही हो जाएगा। एमएसपी है और जो कानून है, इनको वापसी लेने की बात है। मैं समझता हूं कि कुछ न कुछ समाधान उसका निकलेगा। किसान आंदोलन के 35वें दिन किसान नेता और सरकार एक बार फिर संवाद से समाधान निकालने की कोशिश करते नजर आए। सरकार की कोशिश थी कि कृषि सुधार कानूनों पर फैलाए जा रहे भ्रमजाल को तोड़ा जा सके, जबकि किसान अपनी मांगों के साथ संवाद के लिए राजी हुए थे। हालांकि बातचीत का प्रस्ताव सरकार की तरफ से भेजा गया था, जिसे किसानों ने स्वीकार किया था, तो सरकार से बातचीत के लिए 40 अलग अलग किसान संगठनों के नेता विज्ञान भवन पहुंचे थे। आंदोलन कर रहे किसानों और सरकार के बीच घंटों बातचीत जारी रही। सरकार ने किसानों से अपील की कि वो आंदोलन खत्म कर दें। सरकार ने एक बार फिर एमएसपी पर गारंटी देने की बात कही, साथ ही साथ एपीएमसी पर भी आश्वासन दिया। सरकार ने एक बार फिर समिति बनाने की पेशकश की। बैठक में सरकार ने किसान नेताओं को कृषि सुधार कानूनों की पूरी जानकारी दी। केंद्र सरकार ने कृषि सुधार कानून रद्द करने से इनकार कर दिया, लेकिन केंद्र सरकार पराली वाले मसले पर किसानों की मांग मानने को तैयार हो गई। किसानों का जुर्माना कम या खत्म करने को सरकार तैयार दिखी। यही नहीं, बिजली सुधार के प्रस्तावित विधेयक के मसले पर भी किसानों की चिंताओं को दूर करने का सरकार ने आश्वासन दिया। एमएसपी के विषय में भी सरकार पहले ही यह कहती रही है कि एमएसपी जारी है, जारी रहेगी। पिछले बार जब हमने प्रस्ताव दिए थे, उस समय भी हमने ये कहा था कि एमएसपी जारी रहेगी। ये लिखित में सरकार देने को तैयार है। हम उस पर
अभी भी दृढ़ हैं। अगर इलेक्ट्रिसिटी में ये रिफॉर्म आएगा तो इससे किसानों को नुकसान होगा। किसानों की सिंचाई के लिए जो विद्युत की सब्सिडी दी जाती है वो राज्य जिस प्रकार से पहले से देते रहे हैं वैसी ही चलनी चाहिए, ऐसी यूनियंस की मांग थी। उस मांग पर भी यूनियन और सरकार के बीच में रजामंदी हो गई। हालांकि 7वीं बार किसान और केंद्र सरकार के बीच हुई बातचीत के दौरान कुछ ऐसा नजारा भी दिखा जो इससे पहले नहीं देखा गया था। किसानों के लिए लंगर से खाना आया तो प्लेट उठाकर कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और पीयूष गोयल भी कतार में लग गए। किसान नेताओं और मंत्रियों का लंच एक साथ हुआ। खाना आ रहा है, बाकायदा किसानों ने कहा है कि 3:30 बजे तक जो है उनके लिए लंगर आ जाए। अब मैं दिखाना चाहूँगा कि किस तरीके से यहाँ पे इस गाड़ी में क्या क्या रखा हुआ है। आप देख सकते हैं कि रोटियां हैं, यहाँ पे दाल है और लगातार जो है यहाँ पे खाना खिलाए जाने का जो है कार्यक्रम चल रहा है। आप देख सकते हैं कि रोटियां यहाँ पे मौजूद है। गुरुद्वारा रकाबगंज से ये सारी चीज़ें आई हैं और ये जितनी भी बार बैठकें हुई हैं, जितनी बार लगातार बैठकें चल रही हैं, उस दौरान जो है, क्योंकि पहली बार ही जो है किसानों ने मना कर दिया था कि वो सरकार का अन्न ग्रहण नहीं करेंगे। किसान 7वीं बार सरकार से बातचीत के लिए आए जरूर, लेकिन इस बार उन्होंने अपना एजेंडा पहले से तैयार कर लिया था। किसान 7 मांगों के साथ संवाद करने पहुंचे थे।